हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेट ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट हमारा ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट है जो कि ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन से बना था। अब क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक और बेसिकली हम बोल सकते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट हर टाइप के सेल में हुई है, तो हम ये देखेंगे कि क्या पाइरुवेट का सेम फेट है सारे सेल्स में या कुछ डिफरेंस है। इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि पाइरुवेट का एरोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, तो डिफरेंट टाइप में। बट एक कॉमन बात ये है कि ग्लाइकोलिसिस सब में हो रही है और पाइरुवेट का डिफरेंट फेट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। तो हमारे पास पाइरुवेट हमने बताया था एक कीटो एसिड है। क्लियर, पाइरुवेट हमने बताया था, ये मैं पाइरुविक एसिड बना रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाइरुवेट में यहाँ पर H नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए मैं प्रॉपर पाइरुविक एसिड बना रहा हूँ और पाइरुवेट उसको मेंशन कर रहा हूँ। तो हमने ये बोला कि पाइरुवेट एक कीटो एसिड है। ओके, इसका क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, वेदर इट इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये एरोबिक है सेल या एनएरोबिक है। मींस ये सेल जो है वो ऑक्सीजन यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता, या अब ये भी इस बात पे भी डिपेंड कर सकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है। तो इन सब बातों को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेट ऑफ पाइरुवेट एक ऐसे सेल में जो कि यूकैरियोटिक है। ओके, यूकैरियोटिक सेल है और वो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आरबीसी एक यूकैरियोटिक सेल है पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रेजेंट है, बिकॉज हम ये समझते हैं कि मसल्स में लिमिटेड सप्लाई में पाइरुवेट का कुछ और फेट हो सकता है। तो इस बात को हम लेके चलेंगे कि ये सारे पॉइंट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और O2 सप्लाई प्रेजेंट। तो पाइरुवेट का क्या होगा हम ये देखते हैं। हम ये एक सेल बना रहे हैं, इस सेल में ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमने ये देखा कि जो ग्लूकोज था उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन से पाइरुवेट बना था। ओके, तो हमने ये समझना है कि दैट पाइरुवेट विच प्रोड्यूस इनटू साइटोप्लाज्म इट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाइरुवेट किस में एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पाइरुवेट का हमारे पास हम एक पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का मतलब है कि ये लिंक करेगा अगले स्टेप को किस पाइरुवेट से, और उस लिंक रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल। तो हमने ये समझना है कि पाइरुवेट विच फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। आपने ये याद रखना है कि पाइरुवेट जब एंटर करता है उसके रिस्पॉन्स में 3 CO2 निकलता है। दिस मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट अकर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ये पढ़ेंगे एक लिंक रिएक्शन क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिकली किस में, मैट्रिक्स में। तो लिंक रिएक्शन क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि पाइरुवेट एंटर करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा जिससे 3 CO2 बनेंगी। तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं इसको हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि लिंक रिएक्शन क्या है। लिंक रिएक्शन हमारे पास मैट्रिक्स में हो रहा है। ओके, मैट्रिक्स में हो रहा है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि जो पाइरुवेट है, जैसे मैंने ये पाइरुवेट बनाया, ये जो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। मार्क करें इस वर्ड को, ये एनसीईआरटी में मेंशन है ना। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हमारे पास ऑक्सीडेशन एज वेल डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। अब जरा आप ऐसे समझे, मान लो मैं पाइरुवेट में से अगर ये COH को निकाल लेता हूं तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा दैट इज CH3
C डबल बॉन्ड O H, ये एक एसिटल्डिहाइड है, ये आना चाहिए। अगर मैं इसमें से क्या निकाल देता हूँ, CO2 निकाल देता हूँ। लेकिन मैं इस कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन भी कर दूं, तो ऑक्सीडेशन करके अगर मैं इस कार्बन की ऑक्सीडेशन कर देता हूं इस कार्बन की, तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा किसमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखें इसे। नाउ इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। अब एक चीज समझें, अगर मैं इस पर एक कंपाउंड जोड़ दूं जिसका नाम है कोएंजाइम ए। नाउ दिस कोएंजाइम ए को जोड़ने के लिए एनर्जी हमारे पास ऑक्सीडेशन से आएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कोएंजाइम ए में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो उस सल्फर की हेल्प से ये कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा, जिसे शॉर्ट में मैं COAS लिख रहा हूं। तो कोएंजाइम ए इज रिटन एज COASH। नाउ दिस हाइड्रोजन और OH रिएक्ट कर गए और हमारे पास बन गया कोएंजाइम ए, जुड़ गया, लिंक हो गया। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल कोए। तो मैं इसको अगर सिंगल स्टेप में लेके जाऊं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पास एसिटिक एसिड पे मैं कोएंजाइम जोड़ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले CO2 रिमूव करूंगा। नाउ दिस CO2 रिमूवल, या पहले ऑक्सीडेशन करूंगा, दिस रिमूवल इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर हो रही है डी कार्बोक्सिलेशन। अब ध्यान दें, डी कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। नाउ ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस H+। इस H+ को हम किसको दे रहे हैं, NAD+ को, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन बना रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम किसको दे रहे हैं, NAD+ को। दिस मीन्स पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन बने वो किसके पास हैं, NAD+ के पास, और मैंने जो बनाया है दैट इज NADH। ओके, अब इससे मेरे पास, मैं इस रिएक्शन को जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, मैंने ऑक्सीडेशन भी करी और डी कार्बोक्सिलेशन भी करी, दैट इज एसिटाइल कोए एंजाइम ए। इट इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इन शॉर्ट इट इज नोन एज एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अब आपने एक चीज समझनी है कि अगर ग्लूकोज को देखें हम, ग्लूकोज की 6 कार्बन से 2 पाइरुवेट थे। अब उस 2 पाइरुवेट में से हमारे पास एक CO2 जा चुका है, एक पाइरुवेट से एक CO2 जा चुका है। दिस मीन्स 2 पाइरुवेट से 2 CO2 चले गए। दिस मीन्स ग्लूकोज की हमारे पास जो इस रिएक्शन में अगर आप देखें एक CO2 गया है। दिस मीन्स हमारे पास अगर 2 पाइरुवेट थे, उससे हमने 2 एसिटाइल कोए बनाए हैं, तो मेरे पास 2 CO2 जा चुके। इसका मतलब ग्लूकोज की 2 कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, उसके अलावा मेरे पास जो NADH भी बनेंगे वो 2 बनेंगे 2 पाइरुवेट से। तो यहाँ NADH आ गए, जिन्हें मैं कह रहा हूँ ये 2 बने हमारे पास। क्लियर। और ये 2 एसिटाइल कोए हैं किससे, एक ग्लूकोज से। दिस मीन्स एक ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन से 2 एसिटाइल कोए बनते हैं एक ग्लूकोज से। पर पाइरुवेट 1 एसिटाइल कोए। एंजाइम जो यूज होगा इसमें, क्योंकि हमने NADH बनाया है, दैट इज डीहाइड्रोजिनेज, और डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं डीहाइड्रोजिनेज को। पूरा नाम है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ कुछ खास बात है कि ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ना मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया इसकी सब यूनिट्स होती हैं। इसकी क्या होती हैं, सब यूनिट्स। दूसरा, ये रिएक्शन को कई स्टेप्स में कराता है, सो इट रिक्वायर मैनी कोएंजाइम। अगर आप इसकी लोकेशन देखें, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की लोकेशन, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये रिएक्शन जो है इसको लिंक करेगा बची हुई ऑक्सीडेशन करने के लिए। किसकी ऑक्सीडेशन करनी है हमने, एसिटाइल कोए की। तो एसिटाइल कोए की बची हुई ऑक्सीडेशन करने के लिए ये इसको लिंक करेगा, तो इसे इसलिए लिंक रिएक्शन कह रहे हैं। तो इसके जो कुछ कोएंजाइम हैं बेसिकली, दैट इज कोएंजाइम ए, जो कि यूज होगा रिएक्शन में, NAD+, ओके, जिसको भी हम यूज करेंगे TPP। नाउ दिस TPP इज थाइमीन पायरोफॉस्फेट। थाइमीन इज विटामिन B1 डेरिवेटिव। तो आपने ये याद करना है बायोमोलिक्यूल से कि बहुत सारे कोएंजाइम विटामिन्स के डेरिवेटिव होते हैं। आफ्टर TPP अनदर इज लिपोइक एसिड
and Mg+2 यूज एज अ कोफैक्टर। तो आपने देखना है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसके लिए काफ़ी सारे कोएंजाइम इंपॉर्टेंट हैं, इनको नीट के पर्पस के लिए आपने लर्न करना है कि ये यूज होंगे। अब ये जो एसिटाइल कोए है ये मैट्रिक्स में होने वाली क्रैब साइकिल में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। तो जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज क्रैब साइकिल, हाउ एसिटाइल कोएज गेट ऑक्सीडाइज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक का केमिस्ट्री बेस एस्पेक्ट देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने पायरुवेट से 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किया है, ओके, और उससे हमारे पास 4 कार्बन बचे हैं जो कि 2 एसिटाइल कोए की फॉर्म में। तो आगे हम देख पाएंगे कि कैसे फर्दर ऑक्सीडेशन हम करते हैं।